गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हम जो रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे रेस्पिरेटरी पाथवे में, वो हमने पढ़े थे, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम दो उसमें स्टडी करेंगे। एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसको हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं। एंड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन मीन्स बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जहां से हम एल्वियोलर एयर को बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, पर इन दोनों को पढ़ने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं जरा बता दूं कि जब हम इनहेलेशन और एक्सपायरेशन करते हैं या इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, तो इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेशन कितना होता है? इंस्पायरेशन होता है 3 सेकेंड्स एंड एक्सपायरेशन होता है 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 5 सेकेंड। टोटल हो गया 5 सेकेंड। वन साइकिल कितने की हो गई? 5 सेकेंड। यानी इंस्पायरेशन में है 3 सेकेंड लगते हैं, एक्सपायरेशन में 2 सेकेंड, तो वन साइकिल में कितना हुआ? 5 सेकेंड। और आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ साइकिल्स 60/5 = 12। तो हमारा जो ब्रीथिंग है वो 12 to 16 पर मिनट होता है। 12 to 16 पर मिनट ब्रीथिंग जो है वो होती है। हमारे साइकिल जो है 12 to 15 पर मिनट। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्पायरेशन 3 सेकेंड, एक्सपायरेशन 2 सेकेंड, तो वन साइकिल हो गई 5 सेकेंड की, और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए, तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो गई? 12 to 16। दूसरा, दो चीजें ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम ये इसके बाद 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में होता है। ये आपको सबको पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, उसको हम वो भी बोल सकते हैं। यानी इसके ऊपर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसका बहुत इफेक्ट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस होगा तभी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होगा। तो इसका मूवमेंट एयर का हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में होगा, लो प्रेशर की जगह होगा। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यानी प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मसल्स के बारे में, कौन कौन सी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो एक तो है डायफ्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये मैंने आपको बताया था कि हम उसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, और ये इंटरकोस्टल मसल्स भी दो होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम आपको पता है, ये है, मैंने इसलिए ये डायग्राम बना के रखा है छोटा सा, ये है डायफ्राम, ये आपको सबको पता है, ये डायफ्राम है। ठीक है, अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं उसको मैं जरा बता दूं आपको। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा ये है हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट और लंग्स हमारा पूरा एक केज के अंदर बंद होते हैं। अब वो केज कैसे बनता है, अगर हम ये अपनी फिंगर्स को देखें और इसको हमें पता था कि डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम,
वेंट्रल साइड पे स्टर्नम प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट है और नीचे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। यानी यहाँ लेटरल साइड पर रिब्स होंगी, पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, यानी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल पे रिब्स है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। तो अगर हम ये फिंगर्स को ले लें और ये मान लें कि ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है और ये जो है वो हमारी जो फिंगर्स हैं वो रिब्स हैं। ठीक है, वैसे तो 12 पेयर्स होती हैं बट आपको समझाने के लिए, तो ये जो मान लो रिब्स हैं और ये रिब्स ऐसे स्टर्नम के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला पोर्शन ये है वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह से ये ऐसे जुड़ गया है और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है हार्ट और लंग्स। तो ये इसको प्रोटेक्ट कर दिया पूरा। अब ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल। नीचे तो आपको पता है ना ये जुड़ गया है और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम। ये डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये जो जुड़ गया इस तरह से, बीच में वो प्रेजेंट है, नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट है, यहाँ स्टर्नम प्रेजेंट है। तो अब ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा और इनके बीच में यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो अंदर की तरफ है, जहाँ पर लंग्स है, तो वो क्या कहलाएंगी, इंटरनल, और जो बाहर की तरफ होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल। याद रहेगा कहाँ पे प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में। ये रिब्स है, इनके बीच में। ठीक है, तो अब ये इस तरह से जुड़ गया। तो बाहर की तरफ होंगी तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और अंदर की तरफ होंगी तो इंटरनल इंटरकोस्टल। तो अब आप खुद ध्यान रखिए कि जो बाहर की तरफ मसल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ खींचेगी इसको, बाहर वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसको बाहर की तरफ खींचेगी, और अंदर वाली जाएंगी तो वो उसको अंदर की तरफ खींचेंगी। यानी बाहर वाली उसको अंदर बाहर की तरफ ले जाएंगी तो वो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेंगी, वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेंगी, और अंदर वाली यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम कम करने का काम करेंगी। याद रहेगा ये बात। कहाँ प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाहर की तरफ उसको ले जाएगी, रिब्स बाहर की तरफ जो है फैलेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और इंटरनल है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये बात सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। तो दो तरह की मसल हो गई इंटरकोस्टल मसल में, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर की तरफ है और इंटरनल अंदर की तरफ है। तो अब हमारी जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ये क्लियर हो गया। अब ये कैसे होगा, कौन कौन सी मसल्स है वो हमने देख लिया। अब ये डायफ्राम यहाँ पर डोम शेप है। ठीक है, अब ये डायफ्राम, एक तो हमने बोला कि प्रेशर, इसका मतलब है जब बाहर से इंस्पायरेशन की प्रोसेस होनी है या इनहेलेशन की प्रोसेस होनी है तो अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो अंदर जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और जो बाहर प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 होता है, तो इसका मतलब है इससे कम प्रेशर होना चाहिए लंग्स के अंदर, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं, या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हैं या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये कम होना चाहिए तभी एयर अंदर आएगी। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया में जाएगी। तो इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होना चाहिए, बाहर प्रेशर ज्यादा हो और अंदर प्रेशर कम हो। जब अंदर प्रेशर कम होना है तो इसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। भाई अंदर तो प्रेशर तभी कम होगा ना जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अब वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा, अब उसको वॉल्यूम को कैसे कौन बढ़ाएगा, पहला ये जो डायफ्राम है हमने डिस्कस किया, दो मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो डायफ्राम अगर इस डोम शेप से फ्लैट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो दो चीजें इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक डायफ्राम, अगर ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वो इस तरह से यहाँ आ गया, ठीक है, फ्लैट हो गया, अब ये एरिया बढ़ गया, अब लंग्स को यहाँ फैलने के लिए जगह मिल गई, अब ये वॉल्यूम बढ़ गया, फैलने के लिए जगह मिल गई ना इतनी, तो क्या हुआ, थोरेसिक, ये कैविटी क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी, तो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, यानी लंग्स जो इतने एरिया में आ रहे थे अब उसको फैलने के लिए इतनी जगह मिल गई, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये वॉल्यूम कैसे बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पे, ऊपर और नीचे की तरफ, एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पर ऐसे बढ़ गए लंबाई में बढ़ गए ना एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पे, क्योंकि ये डोम शेप था, ये नीचे ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया।
तो ये वॉल्यूम यहाँ बढ़ गया कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर। तो एक तो वॉल्यूम बढ़ाने का काम इसने किया, यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। दूसरा काम कौन करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, अभी मैंने डिस्कस किया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर की तरफ जाएगी, तो लिफ्ट क्या करेगा, यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, मींस रिब्स और स्टर्नम दूर होने चाहिए। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल यानी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये क्या कर देती है, रिब्स एंड स्टर्नम को ऊपर की तरफ लिफ्ट, इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम, तो ये ऊपर की तरफ कर देगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कौन सी साइड, ये तो ऐसे बढ़ा रहा था, ये कैसे बढ़ाएगी, डॉर्सो वेंट्रल। मैंने आपको क्या बताया, ये वेंट्रल है पीछे वाला, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, डॉर्सल, तो ये कैसे बढ़ाएगा, डॉर्सो वेंट्रल साइड पर। तो इस तरह से भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा डॉर्सो वेंट्रल साइड पे, यानी ऐसे डॉर्सो वेंट्रल साइड पे, तो ऐसे भी बढ़ जाएंगे लंग्स। तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, और प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 758, प्रेशर कम हो गया ना, वॉल्यूम दोनों साइड से बढ़ गया, इंटीरियर पोस्टीरियर भी बढ़ गया और डॉर्सो वेंट्रल भी बढ़ गया। तो जब दोनों साइड पर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर मान लो 750 हो गया 760 की जगह, तो सारी एयर क्या होगी, अंदर आ जाएगी, एयर मूव्स इन, सारी एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, सारी एल्वियोलाई में भर जाएगी। तो ये तो हो गया इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन की प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कोई चीज तो यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है। आपको पता होता है वहाँ क्या होता है, एक्टिव, और जहाँ भी एक्टिव होता है वहाँ कौन आता है, एटीपी। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। अब वापस से ये अपनी जगह आ जाए। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, वापस से डायफ्राम अपनी रिलैक्स हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए, रिब्स एंड स्टर्नम भी अपनी जगह पे आ जाए, वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, तो क्या होगा, अब क्या होगा, वॉल्यूम वापस से कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, प्रेशर 762 हो गया, तो सारी एयर मूव्स आउट, तो एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात। तो अभी तक किसने पार्टिसिपेट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने और डायफ्राम ने। इन दोनों के मूवमेंट से ही इनहेलेशन की प्रोसेस हुई और एक्सहेलेशन की प्रोसेस हुई। अभी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में इसने काम नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है और जो एक्सहेलेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा है, उसमें कोई एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। पर हम फोर्सफुली अगर करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन की प्रोसेस करते हैं, अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक और ये वहां पर कौन वर्क करेगा, वहां पर इंटरनल इंटरकोस्टल और अब्डोमिनल मसल, अब्डोमिनल मसल, ये दो मसल पार्टिसिपेट करेंगी, अब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये दो मसल पार्टिसिपेट करेंगी। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल करेगी तो और अंदर की तरफ आएगी, वॉल्यूम और कम होगा। मैंने क्या बोला था, जो अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो इन दोनों का काम है वॉल्यूम को कम करना, अब्डोमिनल का भी और इंटरनल इंटरकोस्टल का भी, इन दोनों का काम है वॉल्यूम को कम करना। तो अब क्या करेगी, ये जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कम होगा, इधर से अब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये डायफ्राम और ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये और ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी। तब क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कब होगा, जब वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम यहाँ पर कम और कम करने के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है, अब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो आपको ये समझ में आया कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या है। और ये ब्रीथिंग जो हमारी प्रोसेस है, इसको मेजर करने के लिए कौन यूज किया जाता है, स्पायरोमीटर का, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। इसको जो हमारी ब्रीथिंग रेट है, जो हमारी प्रोसेस है, इसको मेजर करने के लिए, कितना हमारा वॉल्यूम एयर आ रही है, कितना नॉर्मल आ रही है, कितना
फोर्सफुली आ रही है, उन सबको मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर को यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे होता है, ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है।